प्रीतेश एंड शार्विल वीडियो ऑन। सभी आ गए ना? इतने बच्चे हैं अपनी क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो रेडियस थी वो थी मेटेलिक रेडियस। ये डिस्कस नहीं की थी ना हमने? नो सर। देखो बेटा, कोई आयरन की रोड है, ये आयरन रोड है, एफई रोड। क्या उसमें सिंगल एटम होगा क्या? ओनली नहीं होंगे ना, उसमें तो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या वो सिर्फ आयरन के एटम होंगे क्या? बिल्कुल, आयरन रोड है तो सारे के सारे एटम क्या होंगे? आयरन के ही एटम होंगे। तो मेटल, सेम मेटल और मेटल के बीच में ना मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, जो जिसमें एटम्स एक दूसरे को इस तरह से टच करते हैं। इन बॉन्ड्स को है ना हम, जो हमारा क्लास 12th में सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए तो आप ये ध्यान रखो कि मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको हम मेटेलिक बॉन्ड बोलने वाले हैं, और उनमें जो मेटल्स के एटम होते हैं वो एक दूसरे को इस तरह से टच करते हैं। तो इसमें भी हम वही करने वाले हैं जो ऑलरेडी हम वंडरवॉल और कोवेलेंट में किया है। हम कोई भी दो एटम लेंगे, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो वो क्या आ जाएगी? हमारी मेटेलिक रेडियस आ जाएगी। क्या करेंगे? डिस्टेंस ऑफ ए एंड ए डिवाइड बाई 2। क्लियर? अगर अब आप कंपेयर करो तो इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, इस टाइप की रेडियस निकाली जाती है कोवेलेंट रेडियस, इस टाइप की रेडियस निकाली जाती है वंडरवॉल रेडियस, राइट? और इस टाइप की रेडियस निकाली जाती है मेटेलिक रेडियस। तो साइज से कंपेयर करो बेटा, कौन सी रेडियस सबसे बड़ी होगी? ऑफ कोर्स कोवेलेंट वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वंडरवॉल रेडियस इज द लार्जेस्ट रेडियस। सेकंड नंबर पे कौन होगी? मेटेलिक रेडियस। देन सबसे छोटी कौन होगी? कोवेलेंट रेडियस। डायग्राम देखकर ही पता चल रहा है ना, कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, सिंपल ही है। यस सर। यस। तो इसमें सॉरी मेटेलिक रेडियस में नोट करो, छोटा सा नोट। It is defined half of the distance between, it is defined half of the distance between two nearest atom, two TWO, two nearest atom in closely packed metallic lattice। ये मैंने closely packed metallic lattice ही बनाई है, ठीक है? दो नियरेस्ट एटम है, उनके बीच के डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हमारी मेटेलिक रेडियस आ जाएगी। कंपेयर करने के लिए ये वाला आप लिख लो, वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होने वाली है, उससे छोटी मेटेलिक रेडियस एंड सबसे छोटी कोवेलेंट रेडियस। थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन कराऊंगा जेड इफेक्टिव का। जेड इफेक्टिव का ट्रेंड हमने पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है। याद है ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन का मैंने आपको एग्जांपल बताया था। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे थे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन तो सेम ही थे, मतलब शील्डिंग इफेक्ट तो सेम ही इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। इस वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। अब मैंने वहां पे आपको थोड़ा बहुत साइज का भी बताया था, साइज और रेडियस दोनों सेम ही। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी साइज भी बढ़ेगी, रेडियस कम होगी तो साइज भी कम होगी, बात तो एक ही है ना। तो मैंने वहां पे साइज का भी ट्रेंड आपको समझाया था कि जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ना मतलब न्यूक्लियस की पावर बढ़ना। न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? एटम श्रिंक होता जा रहा है ना, एटम श्रिंक होता जा रहा है। मैंने एक रोप से सामने वाले इंसान को बांध रखा है, लेकिन मैं उस रोप को खींचता हूँ तो रोप की जो डिस्टेंस है कम होते जा रही है ना। रोप की डिस्टेंस क्या? रेडियस है। रेडियस कम होते जा रही है मतलब साइज क्या होते जा रही है? कम होते जा रही। समझ आया? बोलो। यस सर। तो ये एटॉमिक रेडियस में ही हम ट्रेंड देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिसिटी या फिर ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। पहला ट्रेंड वही हमेशा की तरह, हम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड देखेंगे। किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो साइज क्या होगी? और रेडियस क्या होगी?
डिक्रीज होगी। समझ आया ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। Yes, sir. पर क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, शेल इंक्रीज हो रहे हैं ना। 3 BHK से आपने 4 BHK खरीद लिया, तो क्यों खरीदा होगा? क्योंकि आपको बड़े घर की जरूरत थी, बड़े फ्लैट की जरूरत थी। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो साइज ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, सो साइज और रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। ये अपवर्ड एरो को इंक्रीजेस लिखना शॉर्ट में। क्लियर है? दोनों ट्रेंड समझ आए? Yes, sir. चलो थोड़े बहुत एग्जाम्पल करते हैं, फिर एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शन से ही बनने वाला है। लिख लिया ये? Yes, sir. चलो, पीरियड वन। पीरियड वन में कौन होते हैं? बोलो। हाइड्रोजन एंड हीलियम। दोनों को कंपेयर करूं तो कौन बड़ा होगा? हीलियम, क्योंकि यहाँ पर कौन सी रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं? वॉन डेर वाल्स रेडियस। पीरियड टू। पीरियड टू में कौन होंगे? लिथियम। लिथियम के आगे में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियोन। लेकिन नियोन क्या है? इनर्ट गैसेस है, वॉन डेर वाल्स रेडियस कैलकुलेट हो रही होगी, तो इनर्ट गैसेस को मैं सबसे ज्यादा बड़ा बोलूंगा। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। कोई दिक्कत? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सॉरी, मैंने उल्टा लगा दिया है, इसको उल्टा कर लो। क्लियर? पीरियड थ्री। पीरियड थ्री में भी आर्गन सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वॉन डेर वाल्स रेडियस कैलकुलेट कर रहे थे हम। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन। कोई प्रॉब्लम? कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ तक। सिर्फ ये याद रखना है कि उस रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा एटम कौन होगा? नोबल गैस होगी, इनर्ट गैस होगी। ठीक है। ग्रुप वन की बात करता हूँ। ग्रुप वन क्या था? हलीना की रफ से फरियाद। लिथियम, लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीथियम। फ्रेंशियम को हम नहीं पढ़ने वाले हैं। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 7 के एलिमेंट की स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते जा रहे हैं, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारी साइज इंक्रीज हो रही है। ग्रुप नंबर 2 क्या है? बेटा, मांगे, कार, सुंदर, बाप, एंड आर ए भी होता है, लेकिन आर ए के बारे में स्टडी नहीं करना है। ग्रुप में डाउनवर्ड द ग्रुप आ रहे हैं, तो साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक हमने कोई भी एक्सेप्शन नहीं देखा है। बस हमें ये याद रखना है कि किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा जो एटम होगा वो नोबल गैस होगी। क्लियर? Yes, sir. नोट कर लो जल्दी से बच्चों। अगर प्योर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो मुझे फ्रेंकली बताना। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो दूसरे बैचेस में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वापस से स्टार्ट किया है, उसके वीडियोस देख के भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। जैसा आपको सिंपली एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पर यूट्यूब पे वीडियोस देख लो हमारे, और उससे भी पढ़ सकते हो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने 5 ट्रेंड बताए पीरियड नंबर 1 2 3 से ग्रुप नंबर 1 एंड 2 के। अब देखते हैं एक्सेप्शन। हर्ष, हार्दिक, समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। स्वामी आए क्या? स्वामी, स्वामी नहीं आया आज। प्रीतेश, यस समझ आ सर। रहा है? यस सर।
चलो एक्सेप्शंस हमें थोड़ा बहुत समझने पड़ेंगे, कर दू ही रहे दिए। Yes, sir. बेटा मैंने आपको बताया था जेड इफेक्टिव के बारे में कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, याद है ना? वही मैं बता रहा हूँ, डी ब्लॉक का मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले बता रहा हूँ 3D सीरीज। पहला एक्सेप्शन है, यहाँ पर हेडिंग लिख लो एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ रीजन होता है, हमें रीजन समझना है तो आपको फिर एक्सेप्शन नहीं लगेंगे। पहला है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की जो 3D सीरीज है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड आपको याद रहना चाहिए। 3D सीरीज का क्या होती है? 3D सीरीज जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D वाले सबशेल में जा रहे हैं, मतलब फोर्थ पीरियड। कौन सा है फोर्थ पीरियड? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, देन जिंक, यही आते हैं डी ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, यही है ना? अगर मैं इनका एटॉमिक नंबर Z लिखूं तो ये होगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। क्लियर? अब देखो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3D1 4s2, इसकी 3D2 4s2, 3D3 आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना? 3D3 यहाँ पर 3D4 होना चाहिए था, एक्सेप्शन था क्रोमियम में 3D5 4s1 हो जाती, यहाँ पे भी 3D5 3D6। ये समझ आया ना क्रोमियम की कैसे लिखी? बोलो, दोबारा तो नहीं समझाऊं? No, sir. Yes, sir. चलो समझाऊं वापिस से? No, sir. चलो आयरन 3D6, 3D7, 3D8, यहाँ पर 3D9 होना चाहिए था, लेकिन वही जो क्रोमियम के केस में था फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो रही है इसलिए 3D10 होगा, तो ये भी 3D10। अब एक्सेप्शन को समझना, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो किस में आ रहे हैं? इनर शेल में आ रहे हैं, पता है ना? n-1d में आते हैं 1 to 10 तक, ये लिखी थी हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो शील्डिंग बढ़ा रहे होंगे कि शील्डिंग को कम कर रहे होंगे? बोलो, शील्डिंग इंक्रीज कर रहे होंगे ना, क्योंकि इनर शेल में आ रहे हैं। मैंने बताया था शील्डिंग कौन बताएंगे? इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है उनके थ्रू हम जेड इफेक्टिव देखेंगे कि वो अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, ये याद है ना? अब मुझे बताओ इनर शेल में मतलब हम क्या कर रहे हैं? शील्डिंग को पावरफुल करते जा रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव पे फर्क पड़ रहा होगा ना? देखो मैंने क्या लिखा था, मैंने वापस से मैं आपको जेड इफेक्टिव समझा रहा हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इन तीनों में इसके जेड जी था 11, इसका था 12, इसका था 13। इनर इलेक्ट्रॉन कितने थे? इनर इलेक्ट्रॉन मैं IE लिख देता हूँ इनर इलेक्ट्रॉन को, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो जेड इफेक्टिव समझाने के लिए मैंने लिखा था कि इसमें इफेक्टिवली एक ही प्रोटॉन वर्क करेगा, इसमें 2, इसमें 3, याद है ना? लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं ना, इसमें इनर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसकी होती है 3D1 4s2, 3D1 4s2, तो इनर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 19। इधर कितने हो जाएंगे? 20। इधर कितने हो जाएंगे? 21। इधर कितने हो जाएंगे? 23। इधर कितने हो जाएंगे? 24। लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं? डी सबशेल में। डी सबशेल के लिए मैंने आपको बताया था कि शील्डिंग पुअर होती है डी एंड एफ में, तो उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है कि वो मैक्सिमम शील्डिंग दे देंगे एकदम से तालिबान अफगानिस्तान में अमेरिकन आ गए, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि अफगानी फोर्सेस थोड़ी सी रिपल्सिव हो गई है, तालिबानियों को पीछे करने लगी, वही केस यहाँ पर है, ठीक है ना? तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ
कि जो फर्स्ट के 3 एलिमेंट है, मैं ट्रेंड बता रहा हूँ आपको, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, इसका भी एक अच्छा सा रीजन है, इस वजह से ऐसा ट्रेंड डी ब्लॉक वाले दिखाते हैं। ठीक है, फर्स्ट के 3 वाले में तो हम मान के चल रहे हैं कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना इनर शेल में, वो किस में आ रहे हैं, डी में आ रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं कर पा रहे। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले तो लगभग यहाँ तक तो 3 ही इनर शेल में इलेक्ट्रॉन आए थे, थोड़ी बहुत ही शील्डिंग करी थी, लेकिन क्रोमियम से लेके कोबाल्ट निकल तक मैं मान के चल रहा हूँ कि अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना वो डी में आ रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से जो जेड इफेक्टिव है वो उतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने लग गया। ये तो ध्यान है आपको कि जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा। तो मैं यहाँ पर लिख के चल रहा हूँ कि जो जेड इफेक्टिव है वो ऑलमोस्ट रिपल्शन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, रिपल्सन। रिपल्शन, रिपल्शन कौन दे रहे, इनर इलेक्ट्रॉन वाले, मतलब शील्डिंग इफेक्ट के बराबर हो जाएगा। समझ आया। लेकिन कॉपर एंड जिंक के में क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, किससे, हमारा जेड इफेक्टिव से। रीजन समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं आ रहे, कहाँ आ रहे, इनर शेल में। आउटर मोस्ट शेल में आते तो हम बोल सकते थे कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ इनर शेल में आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो। फर्स्ट के केस में तो हमने मान लिया कि शील्डिंग इफेक्ट उतना इंक्रीज नहीं होगा फर्स्ट 3 एलिमेंट के केस में, लेकिन यहाँ से क्रोमियम में हमने मान लिया, क्रोमियम से कि अब शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो लगभग जेड इफेक्टिव के बराबर है, मतलब साइज ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। लेकिन कॉपर और जिंक के उसमें क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा जेड इफेक्टिव से। तो हम जो ट्रेंड देखते हैं वो ट्रेंड तो ये होना चाहिए ना कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ट्रेंड यूजुअली वैसा नहीं चलेगा। समझ आया, समझ आया। फ्रेंकली बोलो बेटा, थोड़ी समझने वाली चीज है, मैं मान के चलता हूँ कि 1-2 बार में समझ नहीं आएगी, नहीं आया हो तो बोलो, मैं एक और बार समझाऊंगा। समझाऊं एक और बार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं एक और बार बता रहा हूँ। पहले मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज एंड आयरन, इनके बारे में बता देता हूँ। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यही होगी, 3d1 4s2, इसकी 3d2 4s2, इसकी 3d3 4s2, इसकी 3d5 4s1 और इसकी 3d6 4s2, सॉरी 3d5 4s2, 3d6 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद होगी आपको, है ना। मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं तो इस तरह से बनेगा, चार्ज शेल 1 2 3 4, लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नीचे वाले में 3D वाले में 1 आएगा। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना वो इसमें आ रहा है, थर्ड वाले शेल में, इनर शेल में, ठीक है। अगर मैं टाइटेनियम का बनाऊं तो लास्ट वाले जो इनर शेल है 3D वाला, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें अब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3D में, और ऐसे ही वेनेडियम में 3 आएंगे। आउटर मोस्ट शेल में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना बेटा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आउटर मोस्ट शेल में तो 2 या 1 इलेक्ट्रॉन ही होने वाले, लेकिन इनर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हुए जा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। ये इनर शेल है अंदर वाला, ये आउटर शेल है। आउटर शेल में तो देखो यहाँ पर भी 2 थे, यहाँ पर भी 2 थे, यहाँ पर भी 2 हैं, तो आउटर शेल में तो ठीक है। इनर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, और मैंने आपको जब शील्डिंग इफेक्ट बताया था तो ये बताया था कि इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ये रिपल्शन क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, रिपल्शन, आउटर वाले इलेक्ट्रॉन से। तो अगर आप इनर शेल में इलेक्ट्रॉन डालते जाओगे तो रिपल्शन ज्यादा बढ़ता जाएगा ना, बोलो हाँ या ना। आप क्या कर रहे हो, शील्डिंग कर रहे हो, ज्यादा इनर शेल में इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे हो। जैसे मान लो कि कोई वॉर जोन है ना, जैसे आपने पुरानी मूवी, एक बॉर्डर मूवी वो देखी हो तो पता होगा आपको, या कारगिल मूवी देखी हो तो
कि जहां से पाकिस्तानी अटैक कर रहे थे वहां पे अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो हम उनको पीछे भेज पाएंगे ना, उनकी जगह पे भेज पाएंगे। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, हम शील्डिंग को पावरफुल कर रहे हैं इनर शेल में इलेक्ट्रॉन डाल के। इस वजह से रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। रिपल्शन नहीं होता, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आते तो शील्डिंग तो वैसी की वैसी होती, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, तो साइज क्या होती, डिक्रीज होती। समझ आया? नॉर्मली केसेस में सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में क्या होते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में क्या होता है नॉर्मली केसेस में कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इनर शेल तो इनर इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है ना, इसमें भी 10 थे, इसमें भी 10 थे, इसमें भी 10 थे। लेकिन सामने वाले अपने फोर्स बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान वाले अपने फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो वो अंदर आ पाएंगे ना फिर तो ज्यादा। समझ पाए? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना? तो ये ट्रेंड थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि शुरू के 3 एलिमेंट में तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इनर शेल में हमने 3 इलेक्ट्रॉन नहीं डाले, लेकिन क्रोमियम से थोड़ा फर्क पड़ने लगता है। क्रोमियम में के बाद जेड इफेक्टिव के बराबर होने लग जाता है शील्डिंग इफेक्ट, तो साइज में ज्यादा मेजर चेंज नहीं आते। लेकिन कॉपर एंड जिंक में तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है क्योंकि 9-10 इलेक्ट्रॉन उन्होंने इनर शेल में डाल दिए, है ना, 10-10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो कॉपर एंड जिंक में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। नॉर्मली लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। पहले साइज डिक्रीज होगी स्कैंडियम से वेनेडियम तक, फिर क्रोमियम से निकल तक साइज कांस्टेंट रहेगी, मतलब लगभग बराबर रहेगी। एंड कॉपर और जिंक में तो साइज इंक्रीज हो जाएगी, जिंक बड़ा हो जाएगा कॉपर से। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. पहले ये नोट कर लो, इतना इतना सा नोट कर लो, फिर मैं लिखवा दूंगा एक्चुअल ट्रेंड, है ना। उसको याद करने का मैं कोड भी लिखवा दूंगा ताकि आप उसको याद भी कर लो। सभी को आया ना समझ में? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है, याद रखना। शार्विल, समझ आया? Yes, sir. हितांशी, Yes, sir. बेटा नहीं आया हो ना तो फ्रेंकली बोलना, आज की पूरी क्लास हम इसमें ही खर्च कर देंगे, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है? Yes, sir. कर लिया नोट ये? Sir, 1 Yes, minute. sir. Done, sir. देखो एक्सपेक्टेड तो यही होना चाहिए था कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, तो साइज क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर ये लिखना, स्कैंडियम सबसे बड़ा होता है, देन टाइटेनियम, देन जिंक। जिंक की साइज इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है अगर आपको रीजन पूछा जाए तो बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। जिंक के बाद आएगा वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, देन क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड कॉपर की साइज लगभग सेम होती है, देन कॉपर, देन निकल। ये साइज सेम क्यों है? क्योंकि इनमें इनका रीजन क्या है कि जितना जेड इफेक्टिव लग रहा था उतना ही शील्डिंग इफेक्ट भी लग गया। मतलब जेड इफेक्टिव जितना आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींच रहा था, उतना ही शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो आउटर मोस्ट शेल को बाहर भेज रहा है, ठीक है। तो रेडियस कांस्टेंट होगी। इसका कोड लिख लो, स्कूटी ने जिंक वैसे इक्वल कोई नहीं, स्कूटी ने जिंक वैसे इक्वल कोई नहीं। इक्वल में क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर है,
कोई नहीं में कोबाल्ट और निकल है। याद कर लोगे ना, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, रीजन मैंने आपको समझाया है। एक दो दिन तक इसको बार बार सोचना तो फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लेकिन आज के बाद ही आपने कभी नहीं पढ़ा एक महीने तक तो फिर भूल जाओगे वापस। कर दो रेस। 1 minute. 1 minute, sir. श्रेंजल समझ आया? कर दो ही रहे थे। Yes, sir. Yes. ये तो मैंने समझाया था, इसको नोट करने की जरूरत नहीं। दूसरा, बोरॉन फैमिली का एक्सेप्शन है। ये सारे एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम बेटा, है ना? इनको याद भी करने हैं ना, समझने के बाद इनको याद करने की भी कोशिश करना। क्या होती है बोरॉन फैमिली? इसका कोड मैंने शायद अभी तक लिखवाया नहीं आपको। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये होती है बोरॉन फैमिली। जो एक्सपेक्टेड वर्जन है, डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगी। तो बोरॉन सबसे छोटा, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन टीएम। ये होना चाहिए एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्चुअल कुछ डिफरेंट है। एक्चुअल का रीजन भी अभी मैं आपको बताऊंगा। बोरॉन के बाद आ जाता है गैलियम, गैलियम के बाद आ जाता है एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन टीएम। अब ऐसा इसलिए होता है, मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बताता हूँ। यहाँ पर लगता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? गैलियम एल्यूमिनियम की जगह आ गया है और एल्यूमिनियम गैलियम की जगह आ गया। ट्रेंड देखो, गैलियम पहले छोटा हो गया, एल्यूमिनियम बड़ा हो गया। यहाँ पे लगता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन। कौन सा? डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन। अभी मैं डिटेल में इसको समझाने वाला हूँ, अभी के लिए सिर्फ नोट कर लो। और इंडियम और टेलियम भी है ना बेटा, लगभग इक्वल होते हैं, इक्वल साइज। इक्वल साइज इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन या फिर लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन लगता है। लेंथेनोइड लिखते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन। अभी के लिए नोट करो, फिर मैं दोनों आपको समझाता हूँ, डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन क्या है और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन क्या है। लिखा? Yes, sir. Yes. अब देखो मैं ना, एक मिनट, अब इसमें ना बेटा बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम की पोजीशन देखो। एल्यूमिनियम कहाँ पर है? एल्यूमिनियम यहाँ पर है और गैलियम यहाँ पर है। मैं बोल रहा हूँ एल्यूमिनियम से जब हम गैलियम में आ रहे हैं तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन लग रहा है।
ठीक है। अगर मैं गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना डी ब्लॉक में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? डी ब्लॉक में। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बताता हूँ आपको। बताओ एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एल्यूमिनियम होता है 13, तो ये होगा नियोन, फिर 3s2 3p1, यही होगा ना? ठीक है। इसके बाद आता है गैलियम। गैलियम कितना होगा? 31। ये क्या होगा? आर्गन। आर्गन के बाद आएगा 4s2 3d10 4p1। ये कौन होगा? गैलियम होगा। मैंने जब हम शील्डिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो एस सबशेल होता है ना सबसे अच्छी शील्डिंग बताता है, पी सबशेल उससे बुरी, डी एंड एफ सबशेल सबसे बुरी, पुअर शील्डिंग बताता है। याद है आपको सभी को? देखो Yes. इसके मैं बता देता हूँ, वापस से रिपीट करवा देता हूँ। थोड़ा सा बेटा रिवाइज करके आया करो। मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था इस चीज को कि ये आगे काम आने वाली है। एस ऑर्बिटल सबसे अच्छी शील्डिंग बता रहे हैं, देन पी, देन डी, देन एफ। मैंने बताया था एस स्फेरिकल शेप के होते हैं, जिधर जरूरत होगी उधर ही इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे रिपल्स करने के लिए। लेकिन पी ऑर्बिटल उसको दो ही रास्ते देंगे इलेक्ट्रॉन को एंटर होने के लिए, डी वाले 4 रास्ते दे देगा, 5 वाला 7 रास्ते दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर लिखवाया था, याद है ना? अब देखो यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन है इस केस में, किसके? गैलियम के केस में, वो कौन से वाले इनर इलेक्ट्रॉन है? डी वाले, है ना? डी इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग बताते हैं। कौन सी शील्डिंग बताते हैं? पुअर शील्डिंग। अगर ये पुअर शील्डिंग बता रहे हैं मतलब ये क्या है? नए नए सोल्जर्स हैं। जैसे आप वॉर कर रहे हो, एक वॉर हो रही है इंडिया की और एक दूसरे वॉर में आ रहा है, चलो मान लो बांग्लादेश आ रहा है। इंडिया वाले प्रोफेशनल सोल्जर्स है जबकि बांग्लादेश वाले तो नए नए सोल्जर्स है, कोई प्रोफेशनल नहीं है वो ज्यादा। तो कौन जीतेगा? इंडिया वाले जीतेंगे ना। तो इसी केस में देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर एंटर करने के लिए कौन है यहाँ पर? न्यू सोल्जर्स है, डी ब्लॉक वाले हैं जो पुअर शील्डिंग बता रहे हैं। अपने आप इसको ये अंदर आने देंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल पुअर शील्डिंग बता रहे हैं ना, कोई पावरफुल शील्डिंग है ही नहीं। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे जो आउटर वाला Yes. जो इलेक्ट्रॉन है उसको शील्डिंग कौन दिखा रहा है? एस वाला शब्द दिखा रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग शील्डिंग बताता है। तो क्या ये इसको एंटर होने देगा लास्ट इलेक्ट्रॉन को? नहीं होने देगा ना। जबकि गैलियम के केस में तो इनर वाले कौन से? डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो एंटर होने, क्योंकि डी ब्लॉक के जो सबशेल, डी सबशेल जो होता है वो पुअर शील्डिंग बताते हैं। समझ आया? देखो Yes. अफगानिस्तान के ऊपर वापस है ना, मेरा थोड़ा सा फेवरेट हो रहा है अभी अफगान। अफगानिस्तान के काबुल में जब तक अमेरिकन फोर्सेस थी, क्या तालिबान वाले एंटर हो पाए थे काबुल में? नहीं हुए No, थे। sir. तो अमेरिकन फोर्सेस को इक्वल कर रहे हैं एयर से, और तालिबानियों को हम कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से इक्वल। समझ आ रहा है? जब तक अमेरिकन फोर्सेस थी तालिबानी एंटर नहीं हो पाए, लेकिन जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस की उनकी जगह अफगान फोर्सेस आई तो अपने आप एंटर हो गए ना। अफगान फोर्सेस ने क्या किया? पुअर शील्डिंग प्रोवाइड की, पुअर शील्डिंग को वो ब्रेक करके अपने आप तालिबानी एंटर हो गए। समझ आया? बोलो। Yes. मैंने वहां पे आपको समझाया था जो एस और पी वाले हैं वो अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, जबकि डी एंड एफ वाले पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। समझे? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes. Yes, sir. तो बिकॉज ऑफ डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो में है, उस वजह से वो पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वजह से डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब श्रिंक हो रहा है एटम, श्रिंक एटम हो रहा है, तो एटम की साइज छोटी हो रही है और इतनी छोटी हो जाती है कि उसकी साइज एल्यूमिनियम से भी छोटी हो गई। समझ आया?
एल्यूमिनियम के केस में डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन लग रहा था क्या? नहीं लग रहा था, क्योंकि एल्यूमिनियम के केस में तो सारे इलेक्ट्रॉन किस किस में जा रहे हैं? एस एंड पी में जा रहे हैं। डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन किस केस में लगा? जी गैलियम के केस में। समझे? Yes, sir. Yes, बोलो sir. समझ गए? अब मैंने बोला है इंडियम और टेलियम, इनकी भी साइज लगभग सेम होती है। सेम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर टेलियम के केस में ना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन लगता है। अब यहाँ पर समझो, टेलियम कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये 6 पीरियड में देखो टेलियम दिख रहा होगा आपको, टीएल दिख रहा है। टेलियम में ही 10 तो डी ब्लॉक वाले थे, लेकिन इंडियम के केस में भी थे 10 तो। लेकिन यहाँ पे कौन आ गए? नए वाले। यहाँ पर लेंथेनॉइड भी आ गए। ये स्टार दिख रहा है, मतलब ये 14 लेंथेनॉइड भी आ गए। तो लेंथेनॉइड तो और ज्यादा पुअर शील्डिंग बताएंगे ना। वो तो नए बिल्कुल ही बच्चों को ले लिया फौज में, बच्चों को आर्मी में ले लिया। तो ये तो वो है ना, बिल्कुल पुअर शील्डिंग बताएंगे। तो टेलियम के केस में तो एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन भी आ रहा है डी ब्लॉक के साथ साथ। इस वजह से टेलियम की साइज जितनी इंक्रीज होनी चाहिए थी, एक नया शेल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो साइज इंक्रीज होनी चाहिए थी ना। लेकिन क्या हो रहा है? पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इनर शेल वाले। इस वजह से जो नया शेल आता है ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। उस वजह से उसकी साइज जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ती नहीं है, लगभग इंडियम के बराबर ही होती। समझ आया? Yes, sir. दोनों के समझ Yes, आए? sir. इसका एक ही रीजन है, कॉन्ट्रेक्शन बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग। कॉन्ट्रेक्शन बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग। कौन कौन पुअर शील्डिंग बताते हैं? डी ब्लॉक वाले और एफ ब्लॉक वाले। समझ आ गया? क्लियर है? Yes, sir. याद रख लोगे बोरॉन फैमिली का ट्रेंड? बोलो। Yes, sir. लो फिर एक और एक्सेप्शन है, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट करो। ये एक्सपेक्टेड वर्जन याद नहीं करना है। वर्जन कौन सा याद करना है? एक्चुअल वाला इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन हमेशा आता है इसमें से, कोई ना कोई से एग्जाम में तो आप जरूर देखोगे। बहुत सारे एग्जाम देने वाले हो आप 12th में, ठीक है? तो कोई ना कोई से एग्जाम में ये एक्सेप्शन जरूर आएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो। तो बच्चे क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड वर्जन लिख कर आएंगे। एक्चुअल कौन सा है? ये वाला। या फिर थ्योरी वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। रीजन बताओ क्यों गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से छोटी होती है? तो रीजन क्या है? डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, Yes, कर दो इरेज। sir. आदर्श, हर्ष, समझ आ रहा है? हितांशी, Yes, sir. स... स्वामी, Yes, sir. बेटा वीडियो ऑन करो ना। समझ आ रहा है तुम्हें? Yes. कर दो इरेज। अब हो गया? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड देखो, थर्ड एक्सेप्शन है, लास्ट एक्सेप्शन डी ब्लॉक का ये है। उसके ग्रुप्स को देखेंगे हम, डी ब्लॉक के ग्रुप्स को। ठीक है, ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 होता है स्कूटर, यामाहा, लाना। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं ग्रुप नंबर 3 में। जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, हमारी साइज क्या होती जा रही है? इंक्रीज होते जा रही है। ऐसा एक्सेप्शन क्यों नहीं है मैं बताऊंगा। ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर 12 तक। ग्रुप नंबर 4 में ही मैं समझा देता हूँ, सेम ट्रेंड ग्रुप नंबर 12 तक चलने वाला है। टीना की जर्सी हाफ रफू। इसका जो ट्रेंड है वो ये होगा कि टीना तो छोटा होगा ये जर्कोनियम से, ZRA, बट जर्कोनियम बराबर होगा हाफ नियम से।
ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखना, यहाँ पे भी जो लार्ज इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहे होंगे, देखो यहाँ पर ये है जर्कोनियम, ये जर्कोनियम और ये हाफनियम, ये लेंथेनियम है और ये एक्टिनियम है ना। अब देखो जर्कोनियम तक तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें ही आ रहे हैं, एस में ही, लेकिन यहाँ पर हाफनियम में देखो लास्ट 14 इलेक्ट्रॉन किस में गए होंगे, एफ ब्लॉक में गए होंगे, इनर सब शेल में गए होंगे। इनर पुअर शील्डिंग की वजह से उतना ज्यादा साइज इंक्रीज नहीं हो पाई है, उसकी वजह क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। इस वजह से जर्कोनियम किसके बराबर होगा, हाफनियम के। और सेम ट्रेंड कहां तक चलने वाला है, ग्रुप नंबर 12 तक। देखो इंडियम और टेलियम में भी चला था ना, इंडियम और टेलियम लगभग बराबर थे, वही ट्रेंड यहाँ पर भी चल रहा है, जर्कोनियम हाफनियम बराबर होंगे बिकॉज ऑफ एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन। समझ आया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। सेम वही रीजन है, क्योंकि जर्कोनियम तक तो कोई भी नहीं था, सारे इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे थे, एस में। लेकिन जैसे ही हम 6 पीरियड में आते हैं, हाफनियम इंट्रोड्यूस होता है, तो हाफनियम से पहले वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे कहाँ चले गए, वो सारे के सारे एफ ब्लॉक में चले गए। और एफ ब्लॉक में जाने की वजह से वो पुअर शील्डिंग बता रहे हैं, इस वजह से कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है मतलब साइज उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, लगभग वो जर्कोनियम के बराबर ही होगी। समझ आ गया ना। तो ये नोट कर लो, ये ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर 12 तक चलेगा ये ट्रेंड। क्लियर। लिख लिया। Yes, sir. Yes. देखो हमने एक रेडियस छोड़ दी थी, आयनिक रेडियस, उसको डिस्कस कर रहे हैं हम। आयनिक रेडियस क्या होगी, किसी भी आयन में न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस को आयनिक रेडियस बोलेंगे। ये डेफिनेशन में नहीं लिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कंपेयर कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, फिर इसके जो पॉइंट्स है वो एक एक करके हम लिख लेंगे। ठीक है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस और ऑक्सीजन माइनस। ये ऑक्सीजन का क्या है, कटायन है, ये पेरेंट एलिमेंट है, इसको पी लिख रहा हूं मैं, पेरेंट एलिमेंट या फिर न्यूट्रल एलिमेंट। ठीक है, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने का तरीका समझा रहा हूँ डायरेक्ट आपको। सबसे पहले तो आप प्रोटॉन काउंट करो। प्रोटॉन क्या होता है, जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, तो तीनों में प्रोटॉन तो क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होंगे। इलेक्ट्रॉन काउंट करो। इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, जो आउटर शेल में रिवॉल्व करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइन है ना, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसमें कितने होंगे, 7। इसमें 8 ही होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल है, और जबकि यहाँ पर कितने होंगे, 9। अब इस चीज को समझना, प्रोटॉन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, राइट। तो देखो हमको कंपेयर करना है, हम है ना टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। इसमें कंपेयर करना है कि ये तो न्यूक्लियस के अंदर है, ये तीनों बार, तीनों केसेस में कौन ज्यादा खींच पाएगा। जो ज्यादा खींच पाएगा वो उतना ही छोटा होगा, राइट। तो देखो 8 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो ज्यादा खींच पाएंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन 8 को खींचेंगे, तो ज्यादा खींच पाएंगे। खुद बताओ सोच के, किसमें ज्यादा खींच खींच पाएगा, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अरे बेटा, न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन है और आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा कौन खींच पाएगा, 8 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा ना। जैसे मैं लड़ रहा हूँ, मेरी टीम में 8 लोग हैं, टग ऑफ वॉर के सामने वाली टीम में 7 लोग हैं, तो रॉप को ज्यादा कौन खींच पाएगा, मैं खींच पाऊंगा ना। अगर लेकिन सामने Yes, वाले के में भी 8 आ गए, 8 हो गए, तो ज्यादा नहीं खींच पाऊंगा ना।
बराबर रहेंगे दोनों की टीम। Yes, लेकिन sir. सामने वाले में एक और बढ़ गया, सामने वाले में 9 चले गए, तो वो ज्यादा खींचने लग जाएंगे ना। तो क्या होगा, तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होने लग जाएगी। बोलो। Yes, sir. एक और बार मैं समझाता हूँ। जैसे हमने हाइड्रोजन का केस लिया, H प्लस H और H माइनस, इसके बाद प्रोटॉन कितने, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है। तीनों केस में प्रोटॉन तो एक ही होने वाले। इलेक्ट्रॉन H प्लस के पास तो 0 है, इसके पास कितने हैं, 1। हाइड्रोजन का नहीं लेता हूँ, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको बाद में बताऊंगा। मैं नाइट्रोजन का ले लेता हूँ। नाइट्रोजन N-2 N-3, इसका केस ले लेता हूँ। प्रोटॉन तो सब में कितने होने वाले हैं, 7 7 7 7। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे ना, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन 7 ही होंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। क्लियर है। प्रोटॉन का आते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन तो हमेशा 7 ही होने वाले। सामने वाली टीम में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो कोई ज्यादा नहीं खींच पाएगा। लेकिन सामने वाली टीम में 8 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन वाली टीम ज्यादा पावरफुल हो गई ना, तो साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और बढ़ गया तो साइज और इंक्रीज होती जाएगी, और बढ़ गया तो साइज और इंक्रीज होती जाएगी। गया के दिमाग में, समझे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं सोडियम और सोडियम प्लस में कंपेयर करूं, तो सोडियम के पास प्रोटॉन कितने, 11, और इसके पास कितने, इसके पास भी प्रोटॉन तो 11 ही है, इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 है और इसके पास 10 है। तो अब देखो प्रोटॉन वाली साइड ज्यादा बड़ी हो गई ना। प्रोटॉन अभी तो इस केस में तो इक्वल ही है, तो ज्यादा नहीं खींच पाएगा। लेकिन सेकंड वाले केस में देखो प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो न्यूक्लियस पावरफुल हो गया ना। न्यूक्लियस पावरफुल हो गया तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, सोडियम प्लस छोटा होगा सोडियम से। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. उतना समझ नहीं आया मुझे लग रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सच बताओ समझ आया कि नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो इस केस में देखते हैं, अगर मैं इन चारों की साइज को कंपेयर करूं, तो पहला मैंने नाइट्रोजन को ले लिया, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन वाली साइड स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो वो साइज को इंक्रीज करेंगे। तो नाइट्रोजन से बड़ा कौन होगा, N-। एक और इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया तो N-2 और बढ़ा, और एक और इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया तो N-3 और बढ़ा। राइट। Yes. कंपेयर कर सकते हैं क्या Yes, हम। जैसे अब मेरे को कंपेयर करना है Na प्लस Mg प्लस और Mg+2 और Al+3, इनमें कंपेयर करना है। प्रोटॉन इसके पास 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 था, इसके 12 है, इसके 13 है। इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो 11 में से प्लस का साइन लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 है। 12 में से 2 चले गए तो इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10, सभी के पास 10 है। सबसे पावरफुल न्यूक्लियस किसका लग रहा है, जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कौन खींच पाएगा, 13 प्रोटॉन खींच पाएंगे ना 10 इलेक्ट्रॉन को, कि 11 प्रोटॉन खींच पाएंगे। मेरी टीम में 13 है, सामने वाले की टीम में 10 ही है। अगर मेरी टीम में 11 होते, सामने वाले की टीम में 10 होते, तो ज्यादा कौन खींच पाता, जब मेरी टीम में 13 थे। तो सबसे छोटा कौन होगा, Al+3, उससे बड़ा Mg+2, और सबसे बड़ा Na+। बोलो समझ आया। Yes. बोलो ना, कर सकते हैं ऐसे कोई से भी क्वेश्चन, Yes. आए ना समझ में। चलो बेटा, ऐसे उदास हो के मत Sir, I cannot hear
बच्चों 1 मिनट रुकना, मेरा आईपैड है ना डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? Yes. 1 मिनट रुको। हो रही है स्क्रीन शेयर? फर्स्ट पॉइंट लिखो। Yes. सारे पॉइंट्स को Yes, एक एक बार हम लिख लेते हैं, समझा मैंने दिया है किस ट्रिक से करना है, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वो आप करके देखना। फर्स्ट पॉइंट लिखो, द रेडियस ऑफ द कटायन, the radius of the cation is always smaller than the atomic radius of its parent element, parent atom लिख देता हूँ। रीजन लिखना है इसका, साथ साथ लिखना बच्चों। दिस इज ड्यू टू the fact that nuclear charge in the case of a cation is acting on a lesser number of electron and pull them closer। देखो वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया था। कोई भी पेरेंट एलिमेंट है, जैसे सोडियम और सोडियम प्लस को अगर हम कंपेयर करें तो प्रोटॉन इसमें 11 है, इसमें भी 11 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 11 ही रहेंगे, जबकि इसमें कितना हो जाएंगे 10। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो 11 प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो ये इसको क्लोजर बुलाएगा। क्लोजर बुलाएगा तो साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से हमेशा कटायन की साइज उसके पेरेंट एटम से छोटी होने वाली है। आया समझ में? Yes. yes, Yes, sir. नोट करो जल्दी से। किया नोट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। Cr+2, Cr+3, Cr+4 एंड Cr+6 एंड Cr, इसमें कंपेयर करने। तो सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने होने वाले, 24। इसी ट्रिक से सारे क्वेश्चन करने बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, 24, इसमें कितने हो जाएंगे, 2 चले गए तो 22, इसमें 21, इसमें 20 और इसमें 18। सबसे ज्यादा कौन खींच पाएगा, जिसमें सामने वाली इलेक्ट्रॉन वाली साइड सबसे वीकर है, तो सबसे ज्यादा Cr+6 खींच पाएगा, तो सबसे छोटा है ये, देन Cr+4, देन Cr+3, देन Cr+2, देन Cr। हो जाएगा?
Yes, बोलो sir. समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Fe+2 एंड Fe+3 में कंपेयर करना है। प्रोटॉन सभी में 26 ही होने वाले क्योंकि सेम एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन इसमें से 26 रहेंगे जबकि इसमें 24 हो जाएंगे, इसमें 23। सामने वाली साइड सबसे वीकर किस केस में? इस वाले केस में। ठीक है, तो Fe+3 सबसे छोटा हो जाएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा खींच पर है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इसमें लग रहा है। देन Fe+2 देन Fe। समझ आया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला लिख लिया था पेज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. दोनों एग्जाम्पल लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखवाता हूँ मैं। Then, sir. कर दो रेस। Yes, sir. सेकंड पॉइंट लिखो। The radius of the anion is always larger than the atomic radius. The radius of the anion is always larger than the atomic radius. Of its parent atom. Pa लिख रहा हूँ मैं उसको। In an anion, as electron or electrons are added to the neutral atom, the nuclear charge acts on more number of electron or on more electrons लिख लेते हैं, so that each electron is held less tightly and thereby the electron cloud CAS cloud expands. ठीक है, एग्जाम्पल देखना। ये वही है जो मैंने समझाया था। ऑक्सीजन -2 में कंपेयर करना है। तो इसमें प्रोटॉन कितने होने वाले हैं? 8 होने वाले हैं। इसमें भी 8। इलेक्ट्रॉन इसमें 8 होंगे और इसमें 10 होंगे। अब इलेक्ट्रॉन वाली साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी, तो ऑफ कोर्स O-2 बड़ा होगा किससे? ऑक्सीजन से। क्लियर? नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नाइट्रोजन N-3 N-5। इसमें कंपेयर करना है तो प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? सभी के पास 7 7। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे 7, इसके पास 10, इसके पास 12। तो सबसे बड़ा कौन होगा? N-5 देन N-3 देन नाइट्रोजन। हमेशा पेरेंट एलिमेंट छोटा होगा अनायन से। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. लिख लिया ये? बोलो, हो गया? Sir, 1 minute.
कर दो रेस। थर्ड पॉइंट लिखो, साइज ऑफ आयन increases on moving down the group। ग्रुप में अगर हम नीचे आएंगे, जैसे ग्रुप नंबर 1 की बात करूं तो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस एंड सीरियम प्लस। तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें भी सेम केस है, चाहे वो आयन हो या एटम, नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज हो रहा है। इसमें अगर हम कंपेयर करें तो इसमें एक ही शेल है, इसमें 2 शेल हो जाएंगे। 2 शेल कैसे? सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। सोडियम में 3 शेल होते थे, सोडियम प्लस में कितने हो गए? 2 शेल हो गए, समझे? पोटेशियम में 3 हो जाएंगे, रुबिडियम में 4, सीरियम प्लस में 5। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, हमारी साइज क्या होते जा रही है? इंक्रीज होते जा रही है। क्लियर? Yes, sir. Yes. फोर्थ पॉइंट, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कौन होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। तो मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया था Na प्लस, Mg+2, Al+3, देन आ जाएगा N-3, O-2, है ना, F-। सभी में प्रोटॉन कैसे काउंट करेंगे? जितना नंबर ऑफ उनका जितना एटॉमिक नंबर है। तो सोडियम का 11, इसका 12, इसका 13, इसका 7, 8, 9। इलेक्ट्रॉन सभी में सेम है। देखो 11 में से 1 गया तो 10, 12 में से 2 गए तो 10, 13 में से 3 गए तो 10, 7 में 3 और आ गए तो 10, ऑक्सीजन में 2 और आ गए तो 10, फ्लोरीन में 1 और आ गया तो 10। अब इनको कंपेयर करो। देखो कंपेयर करने के लिए देखो बेटा, सबसे ज्यादा कौन खींच पाएगा? जिसका प्रोटॉन सबसे ज्यादा होंगे, जिसका न्यूक्लियस सबसे पावरफुल होगा। तो सबसे पावरफुल न्यूक्लियस किसका दिख रहा है इसमें आपको? बोलो देख के। Na+. Na+ का नहीं बेटा, एल्यूमिनियम का दिख रहा है ना। एल्यूमिनियम के पास 13 है, तो Al+3 सबसे पावरफुल न्यूक्लियस था, तो सबसे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब सबसे छोटा होगा। एल्यूमिनियम+3 के बाद देखो Mg+2, देन Na+। अब इन तीनों में कंपेयर करो, इन तीनों में सबसे पावरफुल कौन है? F-, देन O-2, देन N-3। समझ आया? Yes, sir. साइज कंपेयर कर सकते हैं ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो। कर दो रेस। That makes sense. हो गया? Yes, sir. क्वेश्चन लिखो। अरेंज द फॉलोइंग
in increasing order of size. पहला लिखो I minus I and I plus, दूसरा H plus H, H minus, तीसरा Fe, Fe plus 3, Fe plus 2, चौथा Cl minus Cl plus Cl, पांचवा N minus N plus N, छठा करने की कोशिश करो बेटा, ये आपको ही करने, सिंपल है ये, सेवंथ F minus H minus Cl minus, and eighth H minus O minus 2 and F minus. ये वाले दोनों को छोड़ देना, ये एक्सेप्शन है, ये मैं अभी बता दूंगा। ऊपर वाले 6 क्वेश्चन करो। Yes, sir. किया नोट? कर लिया नोट? देखो सिंपल ही है, हमने रूल भी लिखे हैं कि कटायन हमेशा छोटा होने वाला है पेरेंट एलिमेंट से और अनायन बड़ा होने वाला है पेरेंट एलिमेंट, तो यहाँ पर वही रूल लगेंगे। यहाँ पे भी सेम, कटायन छोटा होगा, H प्लस छोटा होगा H से, एंड देन H माइनस बड़ा होगा। मैंने बताया था कटायन में नंबर ऑफ, जैसे ही चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा कौन खींच पाएगा? Fe प्लस 3, देन Fe प्लस 2, देन Fe। समझ आ रहा है ना? Cl प्लस छोटा sir. होगा Cl से, देन Cl माइनस। यहाँ पर N प्लस छोटा होगा नाइट्रोजन से, देन N माइनस। C माइनस 4, C माइनस 4, F माइनस और O माइनस 2, ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन है? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो जिसका भी एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है? F माइनस का, देन O माइनस 2 का, देन C माइनस 4 का। अगर नहीं समझ आया तो ऐसे कर लो, C माइनस 4, F माइनस 2, O माइनस 2। प्रोटॉन कितने? इसके पास 6, इसके पास 9, इसके पास 8। इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10। सबसे ज्यादा कौन खींच पाएगा? जिसके पास प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, मतलब F माइनस, तो सबसे छोटा वो, देन O माइनस 2, देन C माइनस 4। क्लियर? Yes, sir. यहां तक नोट करो, फिर ये दोनों का एक्सेप्शन मैं बताता हूँ कि क्या एक्सेप्शन। अदिति समझ आया? Yes, sir. देखो इसका एक्सपेक्टेड वर्जन तो क्या होना चाहिए था? सबसे छोटा H माइनस ही लग रहा होगा, देन F माइनस, देन क्लोरीन माइनस, क्योंकि हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, राइट? इसमें भी सेम ही है, सबसे छोटा H माइनस, देन F माइनस, हाँ सर, F माइनस, देन
O-2, बट ये दोनों गलत है। H- की साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, वो मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा देना, ये याद नहीं करना है, एक्चुअल जो वर्जन है वो याद करना है। नोट कर लिया है? Yes, sir. चलो अब देखो H- का केस देखते हैं। जो हाइड्रोजन का पेरेंट एलिमेंट है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसके पास प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है। ठीक है, उसमें हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इस प्रोटॉन पे कितना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। देखो अगर मैं फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 9 प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 9 होते हैं, है ना। इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो उस पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा जितना यहाँ पर आ रहा है। सामने वाली की टीम में ओनली 1% बढ़ रहा है, 9 लोग 10 लोगों से लड़ाई करेंगे तो ज्यादा पिटाई नहीं होगी 9 वालों की। लेकिन अगर एक और एक लड़ रहे थे सामने वाले की टीम में, उसका बड़ा भाई भी आ गया तो पीट देंगे ना इसको, तो डबल होगी ना स्ट्रेंथ इसके लिए। तो बोलो होगी कि नहीं होगी। इसमें जो इंक्रीज हो रहा है 100% नंबर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे तो ओनली 10% ही इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे, यहाँ पे 100% इंक्रीज हो गए इलेक्ट्रॉन, डबल हो गए हैं जस्ट। एक प्रोटॉन के लिए अगर मैं मान लो एक की लड़ाई हो रही है एक से, तो बराबरी की होगी, लेकिन एक की 2 से होगी तो पिटेगा ना ये वाला। तो 9 की 9 से हो रही थी, 9 के सामने 10 भी आ गए तो उतना ज्यादा तो नहीं पिटेंगे ना जितना इस अकेले को 2 जने पीट रहे थे। समझ आया क्या Yes, बोलना चाह रहा हूं मैं? कि हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर होते ही ना डबल आ जाता है प्रेशर प्रोटॉन पे, तो वो उतना झेल नहीं पाता, उतना बियर नहीं कर पाता है वो, उसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट करता है ये वाला इलेक्ट्रॉन कि तू मत आ, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोटॉन तेरे को संभाल नहीं पाएगा। तो ये रिपल्शन क्रिएट करता है, इस वजह से H- की साइज है ना काफी ज्यादा एक्सपांड हो जाती है, और इतनी बड़ी हो जाती है कि इन दोनों से भी बड़ी हो जाती है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन से भी। समझ आया रीजन? yes, sir. आया ना समझ? तो यहाँ पे एक्चुअल वर्जन लिख लो इसका, ये एक्सेप्शन था। 7th नंबर था ना क्वेश्चन का। 7th में F- सबसे छोटा, देन क्लोरीन माइनस, देन H-। 8th में F- सबसे छोटा, O-2, देन H-। रीजन लिखना, when we form H-, when we form, ये नोट करने के बाद लिखो when we form H- from H, there is a large decrease in Z effective because of 100% increase in number of electron, which increases electron repulsion, due to which size increases tremendously. समझ आए? आज की क्लास में एक्सेप्शन काफी थे, समझने वाले पॉइंट काफी थे, इस वजह से उनको 1-2 दिन तक रिवाइज जरूर करना वरना भूल जाओगे।
ठीक है, पहला एक्सेप्शन था डी ब्लॉक का पीरियड नंबर 4। डी ब्लॉक में स्कैंडियम से लेके जिंक तक का हमने देखा। तो जेड इफेक्टिव पहले तो इंक्रीज होता है, लेकिन फिर जेड इफेक्टिव इक्वल हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट के, और लास्ट में जेड इफेक्टिव कम हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट के। तो उसका हमने एक कोड लिखा था, स्कूटी ने वैसे इक्वल कोई नहीं, तो उस अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर लेना। दूसरा था डी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 13 का एक्सेप्शन, जिसमें गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से बड़ी हो गई थी बिकॉज ऑफ डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन, और टेलियम और इंडियम दोनों की साइज लगभग इक्वल थी बिकॉज ऑफ एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, तीसरा एक्सेप्शन था डी ब्लॉक का ही ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के लिए। क्या था वो कि जो जर्कोनियम था वो हाफनियम के बराबर था, मतलब पीरियड नंबर 5 के जो एलिमेंट होंगे वो पीरियड नंबर 6 के एलिमेंट के बराबर होंगे। कहां से कहां तक? ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 12 तक। क्लियर है? उसके बाद हमने आयनिक रेडियस देखी। आयनिक रेडियस क्या होती है? किसी भी आयन के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस को आयनिक रेडियस बोलते हैं। कैसे पता करेंगे? कटायन हमेशा पेरेंट एलिमेंट से छोटा होगा, अनायन हमेशा पेरेंट एलिमेंट से बड़ा होगा। ट्रिक मैंने बता दी है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन काउंट करना, खुद से सोचना कौन श्रिंक होगा कौन एक्सपैंड होगा। आइसो इलेक्ट्रॉन में भी यही गेम करना है, जो जिसका न्यूक्लियस पावरफुल वो एटम उतना ही छोटा होगा, जिसका न्यूक्लियस उतना पावरफुल नहीं है वो एटम उतना ही बड़ा होगा। क्लियर है? समझ आया? Yes, sir. Yes, चलो sir. आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दो मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस करेंगे। टाइम पर आना बेटा, आप 5-10 मिनट लेट आते हो। हमारी वैसे ही क्लास 1.5 आवर की होती है, तो वो और छोटी हो जाती है। कोर्स काफी धीरे चलेगा अगर ऐसे ही हुआ तो। टाइम पर आओ, टाइम पर वीडियो ऑन करो, टाइम पर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो पढ़ते रहो अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करो। वीडियोस देखो बार बार, अगर कोई सब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो, है ना, वरना डाउट क्लास में आओ, डाउट मुझे बताओ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। Thank you, sir. Hi, sir. Thank you. बाय।